एलिमेंट कवर किए जाते हैं, ठीक है ना। टीम फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वहां पर आ जाती है, क्योंकि हमने डिटेल में समझ लिया है विद एग्जांपल। अब ये स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है, जो कि दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये AIIG और VDA का जो नया फॉर्मेट है उसका हिस्सा दिखाया गया है, और नीचे वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये हमारे पुराने वाले फॉर्मेट का हिस्सा है, यानी कि AIIG का जो वर्जन 4 था ये उसका हिस्सा है। तो दोस्तों हमारे पुराने वाले फॉर्मेट में हमारी जो फॉर्मेट था FMA का, उसमें शुरुआत होती थी प्रोसेस फंक्शन से, है ना। तो प्रोसेस फंक्शन और इसमें प्रोसेस स्टेप्स आ जाती थी, है ना। ऑपरेशन 10, 20, 30, 40 यहाँ पर हम नीचे नीचे लिखते चले जाते थे। तो ये हमारे आने वाले फॉर्मेट का हिस्सा हो गया। अब ये जो अकेला एक कॉलम हुआ करता था प्रोसेस फंक्शन का, उसको अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिवाइड कर दिया है, यानी कि अब ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जो कि फॉर्मली स्टेप 2 हो गया है। और स्टेप 2 में हम प्रोसेस फंक्शन के अलावा जो पहले प्रोसेस स्टेप लिखते थे, तो प्रोसेस स्टेप वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आ गया है, और जो फंक्शन वाला हिस्सा है वो आगे चला गया है, यानी कि वो फंक्शन एनालिसिस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम पहले लिखा करते थे प्रोसेस फंक्शन और प्रोसेस स्टेप्स, तो प्रोसेस स्टेप का जो इसका हिस्सा है वो आगे अब स्ट्रक्चर एनालिसिस का हिस्सा हो गया है। और स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारे 3 कॉलम हो गए हैं, प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट। तो इसमें जो हम प्रोसेस स्टेप लिखा करते थे वो आ गया है स्ट्रक्चर एनालिसिस का बीच वाला हिस्सा, प्रोसेस स्टेप, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40 जो हम लिखा करते थे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और स्ट्रक्चर एनालिसिस जो पहला कॉलम है प्रोसेस आइटम, यानी कि वो प्रोडक्ट, वो सिस्टम या वो सब सिस्टम या वो लाइन जिसके लिए हम FMA बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके स्टेप्स यहाँ आ जाएंगे। और प्रोसेस वर्क एलिमेंट, यानी कि उस स्टेप से पर्टेनिंग जो वर्क एलिमेंट हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, और मटेरियल हमने देखा था कि हम मटेरियल में इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो मैन, मशीन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इसके अलावा हम एनवायरनमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, मेजरमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का हिस्सा। तो दोस्तों अगर हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसको जानते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर एनालिसिस के यहाँ पर हमने 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला पॉइंट जो है विजुअलाइजेशन ऑफ द एनालिसिस को, हमें इससे क्लैरिटी मिलती है स्ट्रक्चर एनालिसिस में कि हमें एनालिसिस करना क्या है, किस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। साथ ही साथ मुझे पता चलता है दोस्तों कि मेरा जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर ट्री है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स किए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस स्टेप्स, और जहां जहां जरूरत है उसमें हम सब स्टेप्स की भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्लियर कट विजुअलाइजेशन होता है मेरे एनालिसिस के बारे में। मुझे प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाने से प्रोसेस स्टेप्स को समझने में, उसके सब स्टेप्स को समझने में, और मुझे मेरा एरिया ऑफ वर्क क्या है उसको समझने में मुझे हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने प्रोसेस को समझ लिया, प्रोसेस स्टेप्स को समझ लिया, तो मुझे यही पता चलता है कि मुझे कहां कहां पर कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेशन का मतलब दोस्तों, अगर मुझे प्रोसेस स्टेप्स के बारे में अगर पता चल गया है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कहां पर मुझे सप्लायर से कुछ मटेरियल लेने की जरूरत पड़ती है, किस किस डिपार्टमेंट का यहाँ पर इंटरफेस होगा, किस किस डिपार्टमेंट का यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, कहीं पर मुझे सप्लायर से, कहीं पर कस्टमर से, कहीं पर कुछ और डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुझे इंटरेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। वो सारे इंटरेक्शन करने के जो इंटरफेसेस हैं, कोलैबोरेशन करने के जो एरियाज हैं, मुझे उसके बारे में भी क्लैरिटी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रक्चर एनालिसिस में मुझे मेरा जो अगला स्टेप है फंक्शन एनालिसिस, तो ये जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये फाउंडेशन क्रिएट करता है आपको अगले स्टेप में जाने के लिए, यानी कि दिस इज फॉर द फंक्शन एनालिसिस स्टेप। यानी कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन एनालिसिस, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होता है उसके लिए भी फाउंडेशन तैयार करता है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का। तो दोस्तों हमने समझा और जाना कि हमारे ऑब्जेक्टिव में क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम और प्रोसेस के स्टेप्स को समझने का। तो दोस्तों प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं। इसमें से जो सिंपल तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि इस तरीके से हम सिंबल का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जो टिपिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम इंडस्ट्री में एक सिंपल सा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाने के लिए। इसमें से कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर दिखाए हैं। स्टोरेज के लिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस को दिखाने के लिए हम
ओवल शेप का या कहीं कहीं पर रेक्टेंगुलर शेप का हम इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए हम रोम्बस शेप या डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हम एरो मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कुछ कॉमन यूनिवर्सल सिंबल्स है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफी सारे जगहों में। दोस्तों इस वाले ओवल वाले शेप को स्टार्ट और एंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेशंस के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी सिंपल से प्रोसेस को आप इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्रोसेस स्टेप्स को बताया हुआ है। इनकमिंग इंस्पेक्शन फॉर प्रोडक्शन कंपोनेंट, ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम वेयर हाउस टू प्रोडक्शन लाइन। यानी कि दोस्तों मटेरियल सप्लायर से आ रहा है, सप्लायर से आने के बाद में हम उसका इनकमिंग इंस्पेक्शन करेंगे और ये डिसीजन बॉक्स है। हमने इनकमिंग इंस्पेक्शन कर लिया। इनकमिंग इंस्पेक्शन में मेरा मटेरियल एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जहां जहां पर इस तरह से इंस्पेक्शन करने के पॉइंट रहते हैं, डिसीजन वाले बॉक्सेस रहते हैं, हम वहां पर रोम्बस या डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकमिंग इंस्पेक्शन होने के बाद में हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको प्रोडक्शन लाइन में हम भेजेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद मटेरियल एक बार ओके हो गया तो उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑपरेशन 10, 20 वगैरह लिखा गया है। यानी कि इस कंपनी में जो मेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 10 से हो रहा है। उसके पहले जो है इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके से प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिखाना चाहते हैं। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनकमिंग इंस्पेक्शन को ही ऑपरेशन नंबर 10 दिखा दिया जाता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जगहों में क्या करते हैं, मेन ऑपरेशन कंपनी के ऑपरेशन को ऑपरेशन 10 से शुरू करते हैं, उसके पहले वाले ऑपरेशन को ऑपरेशन नंबर 5 भी लिख देते हैं। आप उस तरीके से कर सकते हैं, 5A 5B भी कर सकते हैं। इसको 5A कर दिया, इसको 5B कर दिया, फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोसेस फ्लो डायग्राम बताना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन 10 हो गया, जो कि इस कंपनी के लिए पहला ऑपरेशन हो गया ग्रीस बेरिंग शाफ्ट, है ना। यानी कि बेरिंग शाफ्ट में ग्रीजिंग करना पहला ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में गियर व्हील में ग्रीजिंग करना, ये ऑपरेशन 20 हो गया, 2 ऑपरेशन हो गए। उसके बाद में फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में फिर जो थर्ड ऑपरेशन हो गया प्रेस सिंटर्ड बीरिंग इनटू हाउसिंग, है ना। फिर अगला ऑपरेशन में सिंटर्ड बीरिंग को हाउसिंग में प्रेसिंग किया जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और फिर ऑपरेशन 40 चौथा ऑपरेशन हो रहा है गियर कवर असेंबली। फिर गियर कवर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और उसके बाद में फिर असेंबली का इंस्पेक्शन किया जा रहा है और उसके बाद में लास्ट ऑपरेशन जो है स्टोर पार्ट टू बी शिप्ड टू कस्टमर, यानी कि स्टोरेज। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आप एफजी बोल सकते हैं। एफजी इन्वेंटरी जो है, फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी जो है, असेंबली इंस्पेक्शन करने के बाद में वो शायद फिनिश गुड्स में या वेयर हाउस में भेजा जाएगा और वहां से कस्टमर को डिस्पैच किया जाएगा। खैर अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आप स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम को, किसी प्रोसेस को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो होता है एक विजुअल इंडिकेटर टूल है, जिससे कि आपके टीम को प्रोसेस को समझने के लिए, उसके इंटीग्रेशन को समझने के लिए हेल्प मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ट्री, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टेप 2 में जो हमारे 3 क्रिटिकल कॉलम्स हैं, प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और फोरम एलिमेंट, यानी कि वर्क एलिमेंट की जो बात की गई है, इसको किस तरीके से दिखाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, प्रोसेस आइटम जो हो गया वो हो गया, यानी कि जो एफएमई बनाया गया है वो है इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए बनाया गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर का जो असेंबली है उसको लिया गया है आइटम में। यहाँ पर उस आइटम का नाम लिख दिया गया है जिस आइटम का हम एफएमई बना रहे हैं। अब इस असेंबली को करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, हमने देखा था ऑलरेडी अभी प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40, है ना। इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशन होंगे। तो अगर आप किसी एफएमई को बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का बना रहे हैं, किसी लाइन के लिए बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए मल्टीपल ऑपरेशन हो, 4, 5, 6, 7 जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन जो है यानी कि प्रोसेस जो हो जाएंगे वो यहाँ पर लाइन से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको नाम दिया गया स्ट्रक्चर ट्री, क्योंकि ये देखने में एक तरीके से ट्री डायग्राम की तरह लग रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा 7M टूल होता है, जिसे कि 7 मैनेजमेंट टूल के तौर पर जाना जाता है इंडस्ट्री में।
कुछ जगहों में से 7 न्यू क्वालिटी कंट्रोल टूल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों हमने क्वालिटी हब इंडिया में 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और 7 मैनेजमेंट टूल में एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखा हुआ है। आप चाहें तो हमारे क्वालिटी हब इंडिया की वेबसाइट में जाकर उस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं इस मेथोडोलॉजी को समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट हो गया जिसके लिए हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन हो गया। उसके सारे स्टेप्स यहाँ पर आ गए। पहला ऑपरेशन स्टेप जो है ग्रीस बीरिंग शाफ्ट हो गया। दूसरा ऑपरेशन जो हो गया ग्रीस गियर व्हील हो गया, यानी गियर व्हील में ग्रीसिंग करना। अगला ऑपरेशन जो हो गया प्रेस सिंटर्ड बीरिंग इनटू हाउसिंग, हाउसिंग में सिंटर्ड बीरिंग को प्रेस करना। अगला हमारा जो कॉलम है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का है, ये वर्क एलिमेंट है। और हमने देखा दोस्तों कि वर्क एलिमेंट में हम मैन, मशीन और इनडायरेक्ट मटेरियल और एनवायरनमेंट वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दोस्तों ऑपरेशन नंबर 20 को और ऑपरेशन नंबर 30 को हमने दिखाया है। उसी तरीके से आपको ऑपरेशन नंबर 10, 40, 50 जितने भी ऑपरेशंस होंगे, सारे ऑपरेशंस के आपको 4M वर्क एलिमेंट को अगले वाले कॉलम में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे हमने ऑपरेशन 20 और ऑपरेशन 30 का यहाँ पर दिखाया है 4M एलिमेंट। उसी तरीके से हर एक ऑपरेशन का हमें यहाँ पर दिखाना है। अब ऑपरेशन 20 को कैसे हम लोग वर्क एलिमेंट को दिखाएंगे इसको दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेशन गियर व्हील यानी गियर व्हील में ग्रीसिंग करना, अब इसके लिए हमें 4M एलिमेंट क्या क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखे गए। यानी कि इस ऑपरेशन करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ग्रीसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इनडायरेक्ट मटेरियल ग्रीस की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों गियर व्हील जो है जिसमें हम ग्रीसिंग कर रहे हैं ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, तो मटेरियल में हम गियर व्हील को नहीं लिखेंगे। हमारा जो इनडायरेक्ट दोस्तों एक पार्ट में आप नट को लगा के प्रोजेक्शन वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो नट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। जो पार्ट इसमें क्या आप नट लगा रहे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। उस पार्ट को आपको एलिमेंट में आपको इनडायरेक्ट मटेरियल को लिखना है, नट को लिखना है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्रीस लिखा है और इसके बाद में एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट लिखा गया है, ऑपरेटर, ग्रीसिंग डिवाइस, ग्रीस और एनवायरनमेंट। यानी कि मैन में हो गया ऑपरेटर, मशीन में होगा ग्रीसिंग डिवाइस, मटेरियल में होगा ग्रीस, लिखा गया है। उसी तरीके से दोस्तों ऑपरेशन नंबर 30 जो है यानी कि यहाँ पर प्रेस सिंटर्ड बीरिंग इनटू हाउसिंग, यहाँ पर बीरिंग को हाउसिंग में प्रेस करने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या क्या हमारा 4M एलिमेंट लगने वाला है। यहाँ पर भी ऑपरेटर चाहिए, प्रेस करने के लिए बीरिंग को प्रेस मशीन चाहिए, साथ ही साथ इनडायरेक्ट मटेरियल में हमको सिंटर्ड बीरिंग चाहिए। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अगर एनवायरनमेंट आपको चाहिए तो एनवायरनमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस। मैं आशा करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप नए वाले फॉर्मेट में स्ट्रक्चर एनालिसिस को आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये जो हमारे 3 एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के, इसको जरा समझते हैं और डिटेल। तो दोस्तों पहला हमारा जो एलिमेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जो पहले कॉलम हम लिखते हैं वो है प्रोसेस आइटम। प्रोसेस आइटम हमारा हो जाएगा द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद इन द स्कोप ऑफ एनालिसिस। यानी कि आपका जो मेन प्रोडक्ट, मेन लाइन या मेन असेंबली जिस पर आप एफएमए कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा प्रोसेस आइटम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने अभी देखा था तो मोटर असेंबली आपका हो जाएगा प्रोसेस आइटम। दूसरा हमारा जो क्रिटिकल एलिमेंट है दोस्तों वो है प्रोसेस स्टेप, जो कि हमारे दूसरे कॉलम में आएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस के। दोस्तों यहां पर डेफिनेशन हो गया द एलिमेंट इन फोकस, दिस इज द आइटम दैट इज टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फेलियर चेन। यानी कि इस प्रोसेस स्टेप का हम आगे वाले में फर्दर फेलियर एनालिसिस करेंगे। यानी कि फेलियर चेन की हमारी जो मेन शुरुआत होती है वो प्रोसेस स्टेप से होती है। यानी कि मेरा जो प्रोसेस आइटम रहेगा उस आइटम को बनाने के लिए जो मेरा प्रोसेस स्टेप्स इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस स्टेप। यानी कि मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40 जितने भी आपका प्रोसेस स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और थर्ड हमारा जो है प्रोसेस वर्क एलिमेंट, यानी कि इस प्रोसेस स्टेप को कैरी करने के लिए जो हमारा वर्क एलिमेंट लगते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा द एलिमेंट दैट इज द नेक्स्ट लेवल डाउन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फोकस एलिमेंट। यानी कि जो फोकस एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है उसका अगला लेवल, यानी कि वो जो ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्मिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए क्या 4M एलिमेंट लगने वाला है ना, ऑपरेटर लगेगा। और क्या लगेगा, एक हाइड्रोलिक प्रेस लगेगा। और क्या लगेगा, मे बी हम कुछ ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं,
और क्या लगेगा, कुछ हम एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा मे बी मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी लिखें। तो दोस्तों ये हमारे हो गए एलिमेंट स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस। और दोस्तों स्ट्रक्चर एनालिसिस को अगर हम फॉर्मेट में भरते हैं तो फॉर्मेट हम कुछ इस तरीके से भरेंगे। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस मेरे 3 कॉलम होंगे। पहला जो है प्रोसेस आइटम, जो कि हमारा हाईएस्ट लेवल का एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का एलिमेंट हो जाएगा प्रोसेस स्टेप स्टेशन, इसमें ऑपरेशंस आ जाएंगे मल्टीपल। और हमारा थर्ड कॉलम जो हो जाएगा प्रोसेस वर्क एलिमेंट 4M टाइप, यानी कि यहां पर जो रहेगा एक ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली या लाइन अगर हो गया जो भी है आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर एक ही होगा। आप मर्ज करके एक ही लाइन लिख सकते हैं, या जितने लाइन आप बनाएंगे प्रोसेस स्टेप्स के, उस लाइन में हर एक में फिर कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, या मर्ज करके अगर आप चाहें तो एक ही बार लिख ले वो भी चलेगा। और प्रोसेस स्टेप स्टेशन में मेरे मल्टीपल ऑपरेशंस के स्टेप्स आ जाएंगे, यानी कि ऑपरेशन 10, 20, 30, 40, और अगर ऑपरेशन 30 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो हर एक ऑपरेशंस के जो आपके वर्क एलिमेंट हैं, ऑपरेटर हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वो अगले कॉलम में आ जाएगा। टू है स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट्स को कवर करते हैं, प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट, है ना। ये जो है हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, उसके प्रोसेस स्टेप्स यहाँ आ जाएंगे, और उससे रिलेवेंट जो 4M टाइप है, 4M एलिमेंट जो है यहाँ आ जाएंगे। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप जो होगा फंक्शन एनालिसिस। तो फंक्शन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, ये तीनों जो मेरे एलिमेंट हैं, प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और वर्क एलिमेंट, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके फंक्शंस को हमें यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों अगर ये नए वाले फॉर्मेट के फंक्शन एनालिसिस को अगर हम AIAG के वर्जन 4 पुराने वाले फॉर्मेट से अगर कंपैरिजन करते हैं, तो नीचे वाला आप जो ब्लॉग देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉग जो है, ये हमारा पुराना वाला फॉर्मेट का कंटेंट है ना। तो पहला वाला पॉइंट था प्रोसेस फंक्शन, यहाँ पर हम प्रोसेस फंक्शन और उसके स्टेप भी लिखा करते थे, यानी कि प्रोसेस स्टेप भी आ जाएगा और स्टेप का फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो किया गया है, इसका जो स्टेप और फंक्शन जो था, स्टेप आ गया है यहाँ पे और उसको फर्दर इलाबोरेट किया। फंक्शन जो है ये पार्ट हो गया फंक्शन एनालिसिस का, ठीक है ना। अब फंक्शन एनालिसिस देख सकते हैं यहाँ फर्दर 3 कॉलम है, यानी कि पहले जो हम लोग सिर्फ प्रोसेस स्टेप्स का फंक्शन लिखा करते थे, जो कि उसी कॉलम में लिखते थे, अब क्या बोल रहा है, आप फंक्शन बताओ इसका, आप फंक्शन बताओ इसका, और आप फंक्शन बताओ इसका। यानी कि यहाँ पर आप जो कलर सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको हमने समझाने के लिए बनाया है। यानी कि प्रोसेस आइटम जो है आपका मेन प्रोडक्ट है, ऑरेंज कलर में जो फील्ड दिखाया गया है, इसका फंक्शन जो है आपको यहाँ पर लिखना है फंक्शन एनालिसिस के पहले कॉलम में। और उसके बाद में इस प्रोडक्ट का जितने भी स्टेप्स आएंगे, हर एक स्टेप्स के जो फंक्शंस हैं, यहाँ पर उतने रो डाल के हमको हर एक रो के लिए एक एक फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस का वर्क एलिमेंट आएगा ग्रीन कलर में, हर एक प्रोसेस वर्क एलिमेंट का जो फंक्शन रहेगा वो हमारा ग्रीन कलर में यहाँ पर भी आएगा। यानी कि यहाँ पर उस एक के अगर यहाँ पर 5 स्टेप हो रहे हैं, हर एक स्टेप के 4-4 वर्क एलिमेंट हो रहे हैं, तो चारों वर्क एलिमेंट के जो फंक्शन है यहाँ पर आ जाएंगे, हर एक स्टेप्स के जो फंक्शन है यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो मेन प्रोडक्ट है या जो सिस्टम है, एलिमेंट है, इसका फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसका कनेक्शन इसके साथ में है, और इसका कनेक्शन जो है ब्लू का जो कनेक्शन है ब्लू के साथ में है, और ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है इसका कनेक्शन इसके साथ। तो आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फंक्शन एनालिसिस का इसको करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में ऑलरेडी समझ लिया है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने प्रोसेस एलिमेंट, उसके स्टेप्स और वर्क एलिमेंट जो है ना, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उससे रिलेवेंट सारे फंक्शन जो हैं यहाँ पर आते हैं। फंक्शन एनालिसिस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि जो हमने प्रोसेस स्टेप्स बनाए हैं, उस प्रोसेस स्टेप्स के विजुअलाइजेशन कर पाए हम, उसके फंक्शंस को हम उसके प्रोडक्ट के मेन जो प्रोसेस आइटम है उसके फंक्शंस को विजुअलाइजेशन कर पाए। इसके अलावा उसके जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं इंडिविजुअल, उसके भी फंक्शंस को हम लोग समझ पाए और उसको भी हम लोग विजुअलाइजेशन कर पाए। इसके अलावा अलग अलग जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोसेस फंक्शंस के, उसका भी एसोसिएशन कैसे कैसे इसे वो इंटीग्रेट करते हैं, वो भी हमको समझ में आ जाए। और चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हों, जितने भी फंक्शंस हों,
उन फंक्शंस का इंटरेक्शन जब मुझे समझ में आता है तो मुझे समझ में आएगा कि अलग अलग जो मेरे फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एंगेजमेंट कैसे हो पाएगा इसमें, उनके साथ में कैसे कोलैबोरेशन करना है, आपका टीम का इंटीग्रेशन कैसे करना है। जिस तरीके से हमने प्रोसेस का इंटीग्रेशन समझा, अगर मुझे प्रोसेस का इंटीग्रेशन समझ में आता है तो मेरी जो क्रॉस फंक्शन टीम एफएमए के प्रोजेक्ट में काम कर रही है उनका भी इंटीग्रेशन इससे बनता है। साथ ही साथ दोस्तों फंक्शन एनालिसिस जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, इसका अगला जो स्टेप है वो है फेलियर एनालिसिस। तो सही तरीके का फंक्शन एनालिसिस जो होता है ये अगले स्टेप यानी कि फेलियर एनालिसिस के लिए भी बेस या फाउंडेशन का काम करता है। तो दोस्तों ये टिपिकल 5 हमारे क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे फंक्शन एनालिसिस करने का। आइए दोस्तों अब फंक्शन एनालिसिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है ये आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर फंक्शंस में क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको आगे के स्टेप में फेलियर वगैरह आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत होगी, फर्दर एनालिसिस और एक्शन में आपको दिक्कत होगी। तो टीम को क्लैरिटी होनी चाहिए क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोसेस है और उसे क्या फंक्शंस है। इसके बाद में दोस्तों फंक्शन एनालिसिस में जो आप फंक्शन लिखें तो उसको क्लियर कट लिखना है, आपको मेजरेबल टर्म में लिखना है एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ड्रिल होल कहां पे ना ऑन द ब्रैकेट, अप्लाई ग्लू कहां पर ना टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्लास, प्रेस इन सिंटर्ड बीयरिंग कहां पे टू पोल हाउसिंग। यानी कि दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट रहेगा फंक्शन लिखने का उसमें इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आने वाले स्टेप्स के लिए फेलियर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। दोस्तों ये नया जो मॉडल है, नया जो सिस्टम बनाया गया है, जो AIG और VDA ने मिलकर बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा बहुत कभी कभी कॉम्प्लिकेशन नजर आता है, लेकिन एक बार आप इसे करने लग जाए काफी आसानी आपको सहूलियत प्रोवाइड करेगा आपको आगे वाले स्टेप्स के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं FMEA हमारा एंड प्रोडक्ट नहीं है। FMEA करने के बाद हमको आगे में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंट्रोल प्लान या SOP या PCS या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है। तो जितना आपका इलाबोरेटली, जितना आपको क्लैरिटी के साथ में FMEA बनाया जाएगा, आपको इससे वर्क इंस्ट्रक्शन या SOP बनाने के लिए आपको आसानी होगी, कंट्रोल प्लान बनाने में आसानी होगी और आपका इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा, लोगों को क्लैरिटी मिलेगी और प्रोसेस में कंट्रोल बेटर होगा। तो दोस्तों आपको इस क्लैरिटी के साथ में आपको सेंटेंसेस को लिखना है। अगला रिकमेंडेशन दोस्तों कि ये आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी कि ये करो, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ड्रिल होल प्रेजेंट टेंस में, अप्लाई ग्लू प्रेजेंट टेंस में है, प्रेस इन सिंटर्ड बीयरिंग प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट टेंस का आपको इस्तेमाल करना है। और आपको यहाँ पर वर्ब फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये डिलीवर करो, ये प्रेस करो, ये अप्लाई करो, यहाँ पर उसको होल्ड करो, यहाँ पर असेंबल करो, वहां पर ट्रांसफर करो, वहां पर वेल्ड करो, वगैरह वगैरह। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में आपको क्लैरिटी साथ में आपको लिखना है। आइए फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फंक्शन एनालिसिस में कैसे आपको इलाबोरेटली लिखना है। तो दोस्तों हमने जो लिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन का लिया हुआ है ना। यहाँ पर फंक्शन हमारा है इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली का, असेंबली ऑफ शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली। हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन का यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा कि हमको पोल हाउसिंग असेंबली में शाफ्ट को असेंबली करना है और इसके रिलेवेंट जो अलग अलग ऑपरेशंस हो जाएंगे, प्रोसेस स्टेप्स हो जाएंगे, ऑपरेशन 10 आएगा, 20 आएगा, उसमें से सैंपल के तौर पर हमने एक ऑपरेशन लिया है, ऑपरेशन 30। उसी तरीके जैसे यहाँ पर इलाबोरेट किया गया है वर्क एलिमेंट के फंक्शंस को, उसी तरीके से आपको ऑपरेशन 10 का भी इलाबोरेट करना है, 20 का इलाबोरेट करना है, उसके बाद 40 का इलाबोरेट करना है। हमने सिर्फ यहाँ समझाने के लिए ऑपरेशंस के फंक्शंस को इलाबोरेट किया हुआ है। दोस्तों हमने देखा था कि मेरा जो 30 ऑपरेशन जो है, तीसरा ऑपरेशन था इस मोटर असेंबली प्रोसेस का था सिंटर्ड बीयरिंग प्रेस इन प्रोसेस, है ना, यानी कि बीयरिंग को प्रेस करना है। तो इसके लिए फंक्शंस क्या है, द प्रेस इन सिंटर्ड बीयरिंग टू अचीव एक्चुअल पोजीशन इन पोल फंक्शन इन पोल हाउसिंग टू मैक्सिमम गैप पर ब्रेथ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोसेस वर्क एलिमेंट का, हमने मेन एलिमेंट का, प्रोडक्ट का हमने फंक्शन लिख दिया। उसके बाद में प्रोसेस स्टेप्स का हमने फंक्शन लिख लिया कि उसका फंक्शन क्या है, और इस प्रोसेस स्टेप्स का जो वर्क एलिमेंट है 4M जो है, इसमें मैन हो गया, मशीन हो गया, और उसके बाद फिर मटेरियल आएगी, फिर उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से काफी सारे एलिमेंट आएंगे। हमने सैंपल के तौर पर यहाँ पर हमने मैन लिया हुआ है और मशीन लिया हुआ है।
उसी तरीके से मटेरियल भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आगे आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटर में एक ऑपरेटर नहीं लिया गया है, क्योंकि ऑपरेटर का जो फंक्शन है यहाँ पर 3 फंक्शन में उसको ब्रेक किया गया है। तो तीनों फंक्शंस को हमने यहाँ पर अलग अलग लिखा है आपको समझाने के लिए। और उसके बाद में फिर मशीन जो है, मशीन में भी 2 प्रोसेस फंक्शन अलग अलग लिखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इलाबोरेटली लिखने से आपको एसओपी बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर 30 प्रोसेस यानी कि तीसरा ऑपरेशंस का जो ऑपरेटर है यहाँ पर 2 काम कर रहा है। पहला प्रोसेस फंक्शन क्या है? ऑपरेटर प्रेसेस द बटन ऑफ मशीन फॉर रिलीजिंग द प्रेस इन प्रोसेस व्हेन लोडिंग इज कंप्लीटेड। यानी कि पहला प्रोसेस का फंक्शन यानी कि ऑपरेटर जो है, मैन जो है, पहला काम क्या कर रहा है? पहले कर रहा है मशीन का बटन को प्रेस कर रहा है, और जब तक लोडिंग कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक उसको प्रेस करके रख रहा है। लोडिंग कंप्लीट हो गया फिर हाथ को हटा ले रहा है ना। तो ये हो गया पहला प्रोसेस, हो गया फंक्शन ऑपरेटर के लिए। उसके बाद में ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर टेक्स सिंटर्ड बेरिंग फ्रॉम सट एंड पुश इनटू द प्रेसिंग शाफ्ट अंटिल द अपर स्टॉप। यानी कि दूसरा स्टेप में ऑपरेटर क्या कर रहा है ना, वो सिंटर्ड बेरिंग को लेता है और उसको शाफ्ट में प्रेस करता है जब तक कि अपर स्टॉप अचीव नहीं हो जाती है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखते हैं कि ऑपरेटर यहाँ पर 2 काम कर रहा है और दोनों काम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, फंक्शंस को लिखा गया है। यानी कि इस तरीके जब आप लिखते हैं, जब आप एसओपी या कंट्रोल प्लान बनाएंगे या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आपको यहीं से डायरेक्टली इनपुट मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रेस मशीन में यानी कि मशीन जो है यहाँ पर 3 फंक्शन लिखा गया है। पहला फंक्शन क्या कर रहा है मशीन का? मशीन अलाइन द सिंटर्ड बेरिंग टू द बेरिंग सीट इन पोल हाउसिंग। पहला फंक्शन कर रहा है मशीन, क्या कर रहा है? अलाइनमेंट कर रहा है। किसका कर रहा है अलाइनमेंट? ना सिंटर्ड बेरिंग का पोल हाउसिंग साथ में अलाइनमेंट कर रहा है। उसके बाद मशीन का दूसरा फंक्शन भी है, वो क्या कर रहा है? मशीन सेंटर्स द सिंटर्ड बेरिंग टू द बेरिंग सीट इन पोल हाउसिंग। यानी कि पोल हाउसिंग में बेरिंग सीट में उसका अलाइनमेंट कर देता है सही तरीके से। दूसरा फंक्शन हो गया। उसके बाद मशीन क्या कर रहा है? मशीन हैज टू प्रेस इन द सिंटर्ड बेरिंग इनटू पोल हाउसिंग सीट अंटिल द डिफाइंड एक्सियल पोजीशन। उसका तो प्रेसिंग कर रहा है जब तक कि उसका एक्सियल पोजीशन अचीव ना हो जाए तब तक बेरिंग को प्रेस करता है। यानी कि मशीन जो यहाँ पर 3 फंक्शन कर रही है, ऑपरेटर 2 फंक्शन कर रही है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? मैन हो गया, मशीन हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, उसका फंक्शन भी आप लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा बेरिंग। उसके बाद में एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में कुछ अगर है, मे बी आपका लक्स लेवल है, मे बी आपका कुछ और चीज है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फोकस एलिमेंट है, यहाँ पर फोकस एलिमेंट हमारा ये वाला है, सिंटर्ड बेरिंग प्रेसिंग प्रोसेस का है। यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है आप देख रहे हैं, व्हाट डज इट डू, क्या करता है काम, वो हम इस तरह बता रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर का फंक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, 30 और नंबर ऑपरेशन का फंक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, और कैसे किया जा रहा है यानी कि हाउ पार्ट जो है वो हम यहाँ पर इलाबोरेटली लिख रहे हैं। ये फोकस एलिमेंट हो जाएगा। कैसे काम किया जा रहा फंक्शंस, असेंबली मोटर का वो यहाँ पर आ गया, और कैसे करना है इस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट, उसके जो 4M एलिमेंट है वो यहाँ पर आए। तो दोस्तों हमने एग्जांपल ले लिया है, समझ लिया है। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैसे इस फॉर्मेट को भरना है। एक छोटा सा पार्शियल पोर्शन भरा हुआ जरा देख लेते हैं कैसे बनाया गया है, ताकि आपको पोस्टर से बनाने में आसान हो। दोस्तों एफएमई का जो फॉर्मेट है उसमें 3 कॉलम है फंक्शन एनालिसिस का। पहला जो है फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइटम, उसके बाद में आ जाएगा फंक्शंस ऑफ द प्रोसेस स्टेट, और उसके बाद में आ जाएगा फंक्शन ऑफ द प्रोसेस वर्क एलिमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है नए वाले गाइडलाइन में। यानी कि जो हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली या जो भी प्रोडक्ट का आप एफएमई करने वाले हैं, यहाँ पर उसको हमको पहले कॉलम फंक्शन लिखना है। अब जो गाइडलाइन है वो बोलता है सिर्फ आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिखना है, उसका फंक्शन आपको 3 लेवल में लिखना है। यानी कि जो पार्ट का आप एफएम बना रहे हैं उसका फंक्शन ओवरऑल में क्या है ये बताइए, प्लस उसका फंक्शन आपके प्लांट में क्या है वो बताइए, प्लस शिफ्ट टू प्लांट यानी कि जहां पर आप भेजने वाले हैं, डिस्पैच करने वाले हैं। अगर आप ओईएम को सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा को दे रहे हैं, बजाज को दे रहे हैं, या टाटा मोटर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पार्ट का फंक्शन क्या होगा वो भी बताइए। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लिया हुआ है।
तो यहां पर उसका फंक्शन क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो मोटर जो हमारा मेन आइटम है उसका फंक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, है ना। अगला बोला है क्वेश्चन, आप बताओ कि इन प्लांट में जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जहां पर एफएमई बनाया जा रहा है, वहां पर फंक्शन क्या है, वो अलग हो सकता है। तो यहां पर मेरे फंक्शन की एक्सपेक्टेशन है असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स विद इन साइकिल टाइम विदाउट स्क्रैप एंड रिवर्क, यानी कि मोटर का जो असेंबली में अपने प्लांट में कर रहा हूं उसका फंक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका फंक्शन मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए उसकी एनर्जी को मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं उसका असेंबली करूं, असेंबली कैसे हो, साइकिल टाइम में हो, रिक्वायर्ड प्रोडक्टिविटी निकले और रिजेक्शंस नहीं हो, स्क्रैप नहीं हो, रिवर्क नहीं करना पड़े, ये फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस है मेरे इन प्लांट में, यानी कि मेरे प्लांट में। उसके बाद में दोस्तों आपको ये लिखना है फंक्शन में शिप टू प्लांट, यानी कि जिस कस्टमर्स को आप भेज रहे हैं, अगर आप टीयर 2 सप्लायर हैं दोस्तों और आप बना रहे हैं तो आप टीयर 1 को सप्लाई कर रहे हैं, तो टीयर 1 के यहाँ पर उसका फंक्शन क्या होगा आपको लिखना है। यहाँ पर जो पार्ट लिया गया है मोटर असेंबली का, ये टीयर 1 सप्लायर है और वो ओईएम को सप्लाई कर रहा है। और ये जो मोटर है कहां पर लगता है, ये जो मोटर है एक छोटा सा मोटर है जो कि कार के डोर में लगाया जाता है। कार के डोर में जो ग्लास होती है उसको ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर शिप टू प्लांट में फंक्शन लिखा गया है असेंबली ऑफ मोटर टू व्हीकल डोर विदाउट लाइन स्टॉपेज, सॉर्टिंग और कंटेनमेंट, यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि जिस कस्टमर को हम भेज रहे हैं वहां पर डोर में जब इस मोटर को असेंबली किया जाए तो वहां पर कोई रिजेक्शन ना हो, सेग्रीगेशन नहीं करना पड़े, लाइन स्टॉपेज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फंक्शंस है वो एंड यूजर इस्तेमाल करने वाला है। मेरे कस्टमर को एक्सपेक्टेशन क्या है ना, मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है कि डोर में सही तरीके से असेंबली हो जाए और वहां पर जब ट्रायल करे सही तरीके से चल जाए, सही टाइम में बन जाए, वहां की प्रोडक्टिविटी सही निकल जाए, कोई लाइन की स्टॉपेज ना हो जाए, कोई कंटेनमेंट एक्शन सेग्रीगेशन नहीं करना पड़े, ठोक-पीट नहीं करना पड़े वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फंक्शन जो लिखना है इन प्लांट में लिखना है, शिप टू प्लांट में भी लिखना है। यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दोस्तों आप एंड यूजर के लिए भी आप फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि उसका मेन आइटम का फंक्शन लिख दिया आपने, उसके बाद में इन प्लांट का लिख दिया, शिप टू प्लांट पे लिख दिया और एंड यूजर। तो गाड़ी को जो खरीदने वाला जो ओनर रहेगा उसका फंक्शन क्या रहेगा आप उसको भी लिख सकते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन जो है बताता है कि अगर फंक्शंस आप लिख रहे हो, अगर आपको आपके कस्टमर ने बताया हुआ है या आपको मालूम है और एंड यूजर के यहाँ पर अगर आपको फंक्शन मालूम है तब आप लिखो। अगर आपको फंक्शंस उनका मालूम नहीं है आप छोड़ सकते या पूछ लें कस्टमर से। कस्टमर ने अगर बता दिया तो लिख दीजिए, कस्टमर ने अगर नहीं बताया है या अवॉइड कर रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना मैंने देखा हुआ है, हम एफएमई करने के दौरान में उससे पहले हमको प्रोडक्ट का फंक्शंस मालूम होता है। ये अच्छा होता है कि जो कंपनी है जो एफएमई बना रही है प्रोडक्ट की फंक्शन के बारे में जितना नॉलेज रखे उतना अच्छा है। अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो सही तरीके से एफएमई बन नहीं पाए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट का फंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली का मोटर का फंक्शन हो गया, जिससे कि हम अपने प्लांट का फंक्शन लिखेंगे, शिप टू प्लांट भी लिखेंगे और एंड यूजर के लिए भी लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर एक ऑपरेशन का फंक्शन आ जाएगा। हमने देखा था हमारा जो थर्ड ऑपरेशन था, प्रेस इन सिंटर्ड बेरिंग टू अचीव एक्सियल पोजीशन इन होल हाउसिंग इन मैक्सिमम गैप पर प्रिंट, ये हमारा थर्ड ऑपरेशन था और उसका फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा है। तो 30 नंबर ऑफ ऑपरेशन या तीसरा ऑपरेशन जब हम लिखेंगे उसका फंक्शन लिख देंगे और उससे पर्टेनिंग जो हमारे 4M है हम उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, मैन, मशीन, मटेरियल, है ना, एनवायरनमेंट, और उसके फंक्शंस को हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो ऑपरेटर का फंक्शन यहाँ लिखेंगे, मशीन का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, जो हमने एग्जांपल लिखा था उस तरीके से मल्टीपल रोज ऐड हो जाएंगी और उसके फंक्शंस हम